दिन हो गए, बीच में छोड़ा था हमने लर्निंग शुरू करी और बट ऑब्वियसली दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, जिसमें हमने क्या समझा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसका प्रोपोर्शन है, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का। इट इज कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो और हमने क्या था, डेट अपॉन इक्विटी। और हमने ये भी समझा उसी दिन उसी टॉपिक में कि डेट ऑफ इक्विटी दे डिफर सिग्निफिकेंटली एज फार एज कॉस्ट एंड रिस्क इज कंसर्न। तो हमने फर्क समझ लिया था क्या चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी है। और हमने ये भी समझा कि जो डेट का प्रोपोर्शन है टोटल कैपिटल में, उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज। और हमने फाइनेंशियल लीवरेज का इम्पैक्ट प्रैक्टिकली समझा प्रॉफिट्स के ऊपर थ्रू ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। हमने एक चीज उस दिन ये समझी कि अगर हम डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं अलॉन्ग विद इक्विटी तो उससे ईपीएस बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ने के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है। कौन सी कंडीशन है जी, आरओआई इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। ये हमने लास्ट चीज उस दिन अपने लेक्चर में प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझी थी कि अगर आरओआई ज्यादा है देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो अगर हम बोरो करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज होगा तो उसका इंपैक्ट ईपीएस के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है, पेज नंबर 230 सेकंड बुक, वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने 3 डिसीजन किए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, और तीनों के हमने फैक्टर्स किए। मतलब हमने ये समझा कि अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो मैनेजर ये डिसीजन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करके लेता है। ऐसे हमने फैक्टर्स डिविडेंड के भी किए और फाइनेंसिंग के भी किए। तो आज का जो टॉपिक है वो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं कि अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो और आपने किसका प्रोपोर्शन डिसाइड करना है, डेट और इक्विटी का, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का, कि आज आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस में, आप कम डेट रेज करोगे, ज्यादा डेट रेज करोगे, आप इक्विटी ज्यादा रेज करोगे या डेट कम रेज करोगे। तो ये जो डिसीजन है वो जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी टॉपिक का क्या मतलब है, फैक्टर्स इफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए जी, इंट्रोडक्शन मार्क करिए, वो सिर्फ हमें रीड करना है। डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म involves determining the relative proportion of various types of funds. This depends upon various factors. जो चीज मैंने अभी आपको समझाई कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है तो जब हमने ये डिसीजन लेना है डेट और इक्विटी रेशियो क्या होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर बोलिए जी, हेडिंग क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। अब इसमें आप एक चीज नोट डाउन कर लो, कैश फ्लो पोजीशन हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में भी किया, पहला फैक्टर। अब आपने क्या करना, अभी हमने वो लर्न तो नहीं किया कंटेंट हमने यही वाला लर्न करना है और ये दोनों जगह में हम सेट करेंगे, चाहे फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पूछ लें, चाहे फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ लें। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो कि हमने जो कैश फ्लो पोजीशन की डिटेल लर्न करनी है, कंटेंट लर्न करना है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला लर्न करना है और दोनों जगह पे हमने सेम एक्सप्लेनेशन देनी है, चाहे हम इस फैक्टर को अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन लिखें, अंडर कॉमन लिख लिया आपने जो मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे इस फैक्टर को हम किसके अंडर लिखें, अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए जी, मार्क करिए। साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज must be considered before borrowing. Cash flows must not only cover fixed cash payment obligations, but there must be sufficient buffer also. अब आज आपने डिसाइड करना है more of debt along with equity और less of debt along with equity। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या होने वाली है। अब बिजनेस में कैश फ्लो सही होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कैश चाहिए होता है फिक्स पेमेंट के लिए। कौन सी फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन होती है हमारी, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, और जितनी हमारी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस की पेमेंट्स हैं वो करने के बाद हमारे पास सफिशिएंट कैश भी बिजनेस में होना चाहिए। आगे मार्क करिए, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस, नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, नंबर 2
for investment in fixed assets, and number 3 for meeting the debt service commitment, that is payment of interest and repayment of principal. अब कैश किसके लिए चाहिए? नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, और अगर हमने कुछ बोरो कर रखा है ऑलरेडी या हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी एक फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होंगे जिसको हम डेट की सर्विसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। समझ आ रही है बात? हम डेट ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, सर्विस की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट, और बाद में हमें वो डेट वापस भी करना है। तो कैश हमें इन सारी चीजों के लिए चाहिए। अगर इन सारी चीजों को देने के बाद कैश की फॉर्म में हमारे पास सफिशिएंट बफर है कैश में, ठीक है, सफिशिएंट बफर कैश की फॉर्म में बिजनेस में अवेलेबल है, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू रेज मोर डेट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर अलोंग विद इक्विटी। तो पहला फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है जी हमारे डेट इक्विटी रेशियो को? जल्दी से बताइए, मैंने रिकॉल नहीं करना, साथ ही साथ ही डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाउ कैश फ्लो पोजीशन इफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर? अगर हमारी स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है तो उसका मतलब क्या होगा? हमारे पास इनफ कैश है किस चीज को पे करने के लिए? रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चों के लिए, फिक्स फाइनेंशियल पेमेंट्स के लिए, जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदने हैं उसके लिए, और उसके बाद भी हमारे पास कैश हमने प्रोजेक्ट कर लिया कि रहेगा बिजनेस में, तो हम डेट को ज्यादा रेज कर पाएंगे अलोंग विद इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर हमें लगेगा कि प्रोजेक्टेड हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव है या अच्छी नहीं है, इन दैट केस अगर हमें पैसा रेज करना पड़ता है तो हम ज्यादा इक्विटी की तरफ जाएंगे rather than debt. So this way cash flow position will affect the choice of debt and equity. ठीक है, क्लियर हो गया जी? सेकंड आइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। The interest coverage ratio refers to the number of times earnings before interest and taxes of a company covers the interest obligation. This may be calculated as follows: ICR is equal to EBIT upon interest. अब कई कंपनीज क्या करती हैं? कौन सा रेशियो कैलकुलेट करके देख लेती हैं डिसीजन लेने से पहले कि हम ज्यादा डेट लेंगे इक्विटी के साथ या कम डेट? दैट इज ICR, जिसको हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो हमें क्या बताता है? कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स हम आसानी से अपनी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से कौन सी ऑब्लिगेशन को सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। The higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation. Higher the ratio, it is always, what is the ideal ICR? Greater than 1. जैसे एबिट हमारा 8 लाख है और इंटरेस्ट हमारा 4 लाख है, तो डिवाइड करके कितना आ गया? 2. इट इज आइडियल, इट इज ग्रेटर देन 1, so we can easily raise debt in our capital structure along with equity, or we can borrow, क्योंकि हमारा ICR क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। तो अगर ICR हाई है तो हम बेटर पोजीशन में हैं, अगर ICR कम है और अगर हमने पैसा रेज करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर उस टाइम हमने डिसाइड करना है, तो बहुत कम हम डेट को चूज करेंगे अलोंग विद इक्विटी। अगला पॉइंट, however this ratio is not an adequate measure. A firm may have high EBIT but low cash balance. Apart from interest, repayment obligations are also relevant. अब एक ड्रॉबैक ICR का क्या है? ये कंप्लीट या एडिक्वेट मेजर नहीं है जिसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर या एब्सोल्यूट सारे डिसीजंस लें। सबसे बड़ी लिमिटेशन ICR की क्या है कि EBIT हाई हो सकता है और हो सकता है हमारे पास कैश बैलेंस कम हो। क्या खाली इंटरेस्ट ही हमें पे करना होता है? बाकी की भी तो हमारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, और एबिट में से इंटरेस्ट पे करने के बाद हमें टैक्स भी तो पे करना है या नहीं करना? एबिट कैसे आया? जो हमारा रेवेन्यू था उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया? जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या जितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स थे वो सब निकल गए, तो क्या बचा हमारे पास? एबिट। अब हमने ICR से ये तो देख लिया कि इंटरेस्ट निकल रहा है ना, निकल जाएगा, हम इंटरेस्ट आसानी से पे कर पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करने के बाद जितना एबिट बचा, एबिट के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। हो सकता है टैक्स पे करने के बाद, अभी मैं सिर्फ एक और पेमेंट ऑब्लिगेशन ले रही हूँ, हमारे पास कैश बैलेंस ही बहुत कम हो। जैसे एबिट आया हमारा 6 लाख, ठीक है, जब हमने टैक्स लगाया और टैक्स पे करने के बाद हमारे पास एबिट एक्चुअल में कितना बच गया? 4.5 लाख, राइट?
समझ आई? नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना बच गया? 4.5 लाख। तो डिसीजन तो हमने किसके हिसाब से लिया? 6 लाख के हिसाब से। तो कई बार क्या होता है, टैक्स लगने के बाद नेग्लिजिबल प्रॉफिट हमारे पास रह जाता है। तो खाली आईसीआर को निकालने से और डिसीजन लेने से गलती हो सकती है, तो ये लिमिटेशन है, क्योंकि ये सिर्फ ये बताएगा कि इंटरेस्ट हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद की अगर एक दो पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं जो कि हमने कैश में करनी है, वो करने के बाद कई बार बिजनेस में कैश का बैलेंस ही बहुत कम रह जाता है, तो इसलिए इस फैक्टर को कंसीडर तो जरूर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, बैंक्स को जब हम प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट देते हैं तो आईसीआर निकाल के देना पड़ता है हमें, लेकिन ये फुल या कंप्लीट या एडिक्वेट मेजर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया जी? अब आगे आइए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। Debt service coverage ratio takes care of the deficiencies referred to in the interest coverage ratio. Next point, the cash profits circle कर लो, generated by the operations are compared with the total cash required for the service of the debt and the preference share capital. अब सबसे बड़ी कमी आईसीआर में क्या होती है कि आईसीआर सिर्फ ये बताएगा कि जो हमारी बुक्स में एबिट आ रहा है उसमें से इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकलने के बाद टैक्स देने के बाद हो सकता है हमारे पास कैश ही ना बचे या बहुत नेग्लिजिबल बचे। इसकी लिमिटेशन को कौन सा रेशियो दूर करता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो क्या बताता है कि जो हमें एक्चुअल में नेट प्रॉफिट्स कैश की फॉर्म में हुए हैं, ठीक है, उसमें से जो हमने पक्की कैश की पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस का डिविडेंड और प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्या वो निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? मतलब नेट कैश रिसीट्स, समझ आ गई कि जो कैश में हमने एक्सपेंडिचर किया और जो कैश में हमें आया उसका जो माइनस है वो क्या है? हमारा नेट कैश प्रॉफिट। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल में कैश की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में नहीं, बुक में अलग चीज है, कैश में जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कैश की फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अभी क्लियर होगा? आगे मार्क करिए। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट plus non-cash expense upon preference dividend plus interest plus repayment obligation। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट, सब कुछ देने के बाद जो बिजनेस में हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमने इसमें डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करी? ठीक है, डेप्रिसिएशन इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो एनसीईआरटी में नॉन कैश एक्सपेंस अलग से दे दिया। प्रोविजन ले लो ना फ्यूचर लॉसेस की नॉन कैश एक्सपेंसेस में, और डेप्रिसिएशन उन्होंने अलग दे दिया। हमने डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है या नहीं हुआ है ना? क्या डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है? कैश की फॉर्म में है? नहीं। तो हमने क्या निकालना है? नेट कैश प्रॉफिट। तो उसकी वजह से इसके फॉर्मूला में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने पहले ग्रॉस रेवेन्यू में से, कई कंपनीज ग्रॉस रेवेन्यू में से माइनस कर देती हैं, कई एबिट के बाद भी माइनस करती हैं। डेप्रिसिएशन ये डिपेंड करता है, मतलब डेप्रिसिएशन पहले माइनस हुई है, तो जितने अमाउंट की डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट में से माइनस करी है उसको ऐड करो, क्योंकि उसको हमने कैश की फॉर्म में किसी को नहीं दिया, वो हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस सेम चीज हो गई, डेप्रिसिएशन सेम चीज हो गई। हमने इंटरेस्ट को क्यों प्लस किया? क्यों इंटरेस्ट को प्लस किया? डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट लेना है हमने, क्योंकि हमने क्या देखना है कि इंटरेस्ट जो हमने कैश की फॉर्म में पे करना है, क्या वो नेट कैश प्रॉफिट्स में से हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जो नेट कैश प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट पहले क्या हो चुका है? माइनस, और अगर हम अब ऐड नहीं करेंगे तो दो बार इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट को क्या किया गया? प्लस किया गया, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले क्या है? माइनस। तो क्या फॉर्मूला बना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमने देखना है कि उसमें से निकलेगा या नहीं, डिनोमिनेटर में हमने लेना है, प्लस हमने जो डेप्रिसिएशन जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट कैश की फॉर्म में एक्सपेंडिचर नहीं है उसको हमने प्लस कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? जो हमारी पक्की पेमेंट्स हैं
जो हमें देनी ही देनी है, डेट सर्विस कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बोलते हैं, और वो भी हमें काइंड में नहीं देने, किसमें देने हैं, हमें कैश में। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशूड हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, और आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आज के टाइम में 20 साल से ज्यादा आप इशू ही नहीं कर सकते, उनको रिडीम आपको करना ही पड़ता है। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब ये रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, व्हाट डज इट मीन? ऊपर वाली अमाउंट अगर ज्यादा है और नीचे वाली अमाउंट अगर कम है, तो हमारी पोजीशन होगी डेट को रेज करने की, बिल्कुल होगी। तो कौन सा रेशियो ज्यादा बेटर है? कौन सा रेशियो ज्यादा बेटर है, आईसीआर या डीएससीआर? डीएससीआर, क्योंकि डीएससीआर हमें क्या बता रहा है कि सारी देनदारियां हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और किसमें से निकाल पाएंगे? जो प्रॉफिट हमारे पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रेशियो है जो कि हमें एक्यूरेट पिक्चर बताता है हमारे बिजनेस की, एंड डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंगली। A higher DSCR indicates better ability to meet cash commitments and consequently the company's potential to increase debt component in its capital structure। हाँ जी बताइए जी, क्या मतलब हुआ? पर समझा दो, अभी भी चेहरे देख के पता चल रहा है कि फर्क कुछ नहीं आ रहा समझ। जल्दी बताइए जी, जल्दी। What is difference between ICR and DSCR? एक चीज कॉमन है, दोनों का रेशियो क्या है? आइडियल ग्रेटर देन 1, ठीक है। ICR हमें क्या बताएगा कि हम अपनी अर्निंग्स में से, कौन सी अर्निंग्स? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट निकाल पाएंगे या नहीं, ठीक है। हमने देख लिया आइडियल रेशियो, निकाल पाएंगे, हमने कर्जा ले लिया, लेकिन बाद में देखा कि इंटरेस्ट तो निकल गया, प्रॉफिट पे करने के बाद प्रॉफिट से बिजनेस में नहीं रहे, कैश ही नहीं रहा, तो क्या ये एडिक्वेट मेजर है? नहीं है। तो उससे बेटर रेशियो कौन सा है? DSCR, जो क्या बताता है कि एक्चुअल में जो कैश में हमारी अर्निंग है, ठीक है ना, उसमें से जो हमने कैश की पक्की पेमेंट्स करनी है, क्या हम वो निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्लियर पिक्चर है कि हमारे पास बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, हम आसानी से डेट को रेज कर पाएंगे, हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी समझ आ गया डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया? समझ आ गया कि क्यों ऐड किया? अगर ये कैश की फॉर्म में कॉस्ट होती फिर हमने उसको ऐड नहीं करना था, ठीक है। समझ आ गई बात? और इंटरेस्ट क्यों प्लस किया? क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस हो चुका है, और अब हमने देखना है कि उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो दोबारा इंटरेस्ट लेना है, तो फिर दो बार तो कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया जी? चलिए आइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If the ROI of the company is higher, it can choose to use trading on equity to increase its EPS, that is its ability to use debt is greater। अब आज मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, तो मैं देखूंगी मेरी ROI बिजनेस में क्या है, प्रोजेक्ट करूंगी। अगर मेरी ROI बहुत ज्यादा देन कॉस्ट ऑफ डेट, हमने प्रैक्टिकली समझ लिया, तो क्या हम डेट लेंगे? डेलिबरेटली लेंगे। क्यों लेंगे डेलिबरेटली? कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी प्रोसेस को हम जो है करेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हम डेलिबरेटली डेट लेके किसको फायदा पहुंचा देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड EPS। यहाँ पर सीधा आ जाओ, ROI is an important determinant of the company's ability to use trading on equity and thus the capital structure। Very very important for MCQ। सबसे important determinant ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या है? जब भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का डिसीजन लेना बिजनेस में, तो किसको देखना है कि हमने सबसे पहले? ROI। तो ROI अगर ज्यादा है, then more debt in capital structure and we get the benefit of enhanced EPS। अगर ROI हमारी कम है, तो हम डेट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर? आगे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ डेट। A firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ higher debt, thus more debt can be used if debt can be raised at a lower rate। अब हर बार जो है borrowing का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं रहता, ठीक है। चीजें सस्ती भी हो जाती हैं, लोन सस्ते भी हो जाते हैं। तो आज जब आप डेट इक्विटी रेशियो डिसाइड कर रहे हो, और अगर आप ये देखते हो कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है बोरोइंग का, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई ना ज्यादा डेट रेज करने की। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच विल इफेक्ट द डिसीजन of debt and equity। तो more debt can be
rate of interest in market is lower at that point of time. ठीक है, चीज सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा ले लेते हैं ना, वही बात है कि अगर हमें लोन सस्ता मिल रहा है तो नेचुरली कैपेसिटी बढ़ जाती है ज्यादा डेट को रेज करने की, टैक्स बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए टैक्स रेट। सिंस इंटरेस्ट, ये ध्यान से समझने वाला है, is a deductible expense, cost of debt is affected by the tax rate. अब इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंस है, वैसे यहाँ पर सही वर्ड आना चाहिए कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, लिख लो, खाली डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं समझ आती। कॉस्ट ऑफ डेट इज इफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। अब एक बात बड़े अच्छे से प्रैक्टिकली समझ लो क्योंकि फिर एमसीक्यूज में अलग-अलग अमाउंट्स अक्टूबर में आएंगी। अब जो टैक्स का रेट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को इफेक्ट करता है। टैक्स रेट है ना फैक्टर, तो टैक्स रेट किसको इफेक्ट करता है जी, उसका असर किसके ऊपर होता है, कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे, पढ़िए। The firm in our examples are borrowing at the rate of 10%. Since the tax is 30%, the after tax cost of debt is only 7%. After tax cost of debt is only 7%. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ, चीज बहुत सिंपल है, समझना ऐसे ही है ताकि कोई भी एमसीक्यू में अमाउंट आए तो आप उसको आसानी से निकाल पाओ। ठीक है, अब वो कहते हैं जी हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग कर रहे हैं, मैं इसको ₹10 ले रही हूँ। ठीक है, मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, से ₹10। ठीक है, टैक्स रेट कितना है जी, 30%। 30% किसके ऊपर नहीं लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर। हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो ऐसे किया था ना, से एवरी 100 90 इंटरेस्ट। ठीक है, तो ₹10, राइट, ये ज्यादा हो गया, 10 इंटरेस्ट। ठीक है, तो टैक्स किसके ऊपर नहीं लगेगा, टैक्स